एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। हमने शुरुआत से संयोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट वीडियो हमने ये पढ़ा था कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या उनके समीकरण थे। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के पाठ के अंदर हम चल रहे हैं, तो 6वां प्रकार आ रहा है ये अभिक्रिया का। उसमें उपचयन व ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो देखते हैं ये क्या है, किस प्रकार होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन व ऋणी तत्वों का संयोग होता है, कॉम्बिनेशन होता है अभिक्रिया के समय, तथा हाइड्रोजन व धनी तत्वों का निष्कासन होता है। इस प्रकार की जो भी रिएक्शन होती है उसको हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन का संयोग करने के कारण ही इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। शब्द ही बोल रहा है कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का संयोग होना। तो दोस्तों, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन व ऋणी तत्वों का तो संयोग होता है, व हाइड्रोजन तथा धनी तत्वों का निष्कासन होता है। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है उनको उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक समीकरण एग्जाम के तौर पर दिखाया गया है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बनता है कॉपर ऑक्साइड। तो यहां पर कॉपर के साथ में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। और हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो यहाँ पर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन का संयोग हो गया। तो इन चारों बिंदुओं के अंदर कोई भी बिंदु यदि समीकरण में पालन करता है तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत जो घटना होगी उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वो कैसे हुई देखते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन और ऋणी तत्वों का निष्कासन होता है। साथियों, ऊपर वाले में देखो, ऑक्सीजन और ऋणी तत्वों का संयोग हुआ, यहाँ पर उनका निष्कासन हो रहा है। जस्ट उस रिएक्शन के अपोजिट चलना है हमको, तथा हाइड्रोजन व धनी तत्वों का संयोग हो रहा है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपको याद हो चुकी है, तो उस परिभाषा को हम अपोजिट करते हैं। जो नई परिभाषा बनती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन व ऋणी तत्वों का तो निष्कासन होता है, हाइड्रोजन व धनी का संयोग होता है, वो अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर और जल का निर्माण होता है। ध्यान से आप देखो कि कॉपर से जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन का एक परमाणु है उसका निष्कासन हो रहा है। यही हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन और ऋणी तत्वों का निष्कासन होना। तो यहाँ पर कॉपर से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन का परमाणु निकल रहा है। तो यहाँ पर अपचयन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अभिकारक में इससे जो ऑक्सीजन का परमाणु रहता है उसका निष्कासन हो चुका है, उत्पाद बना उस समय। लेकिन जब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन से क्या सहयोग कर चुका है, ऑक्सीजन का परमाणु। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीकरण
और कॉपर का हो रहा है अपचयन। एक से ऑक्सीजन निष्कासन हो रहा है, दूसरे से संयोग हो रहा है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है उसको हमें अपचयन कहते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया है जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन व अपचयन दोनों घटना या दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है एक ही अभिक्रिया में, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन या ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, कॉपर प्लस H2O जल उत्पाद बनता है। साथियों यहां पर देखो, अभिकारक में जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन का परमाणु। लेकिन जब उत्पाद में आप देखो तो कॉपर से ऑक्सीजन का निष्कासन हो चुका है। और यही हमने पढ़ा कि जब किसी तत्व या परमाणु से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। कॉपर तत्व का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन के जो दो परमाणु हैं, जब ये उत्पाद में परिवर्तित होता है तो इनके साथ में क्या जुड़ गया? इनके साथ में ऑक्सीजन का संयोग हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का ऑक्सीकरण हुआ, उपचयन हुआ। क्यों? क्योंकि इनके साथ में ऑक्सीजन परमाणु का संयोग हो चुका है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक से उत्पाद बनते समय एक अभिकर्मक का तो अपचयन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में दोनों घटना साथ साथ हो रही है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कुछ बिंदु और भी देखो, जैसे ऑक्सीकारक, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं या उनका ऑक्सीकरण करवाते हैं, ऑक्सीकरण उपचयन करवाते हैं, वो कौन है? इसी रिएक्शन में देखते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है, उपचयन हुआ है। किस प्रकार हुआ? क्या इससे क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ गया। ये ऑक्सीजन का परमाणु किसने दिया? कॉपर ने दिया, कॉपर से निकाला और इससे जुड़ा। तो ऑक्सीकरण तो हाइड्रोजन का हो रहा है, लेकिन ये सहायता किसने करवाई? कॉपर ने करवाई। कॉपर ने जब इसका निष्कासन किया तभी इसके पास आया। तो ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। यहाँ पर कॉपर क्या है? ऑक्सीकारक, क्योंकि ये हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करवाने में सहायता देता है, उनको ऑक्सीकारक कहते हैं। अपचयक ऐसे पदार्थ या परमाणु या विकर्मक जो अपचयन करवाने में सहायक है। यहां पर अपचयन किसका हो रहा है? कॉपर का हो रहा है। कैसे होएगा? जब ऑक्सीजन का परमाणु निकलेगा तब वो होएगा। ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो कौन ले रहा है? हाइड्रोजन ले रहा है। जब ये लेगा तभी इसे निकलेगा बाहर। तो यहाँ पर इसका अपचयन हो रहा है, लेकिन अपचयन कौन करवा रहा है? हाइड्रोजन सहयोग करवा रहा है इसके अंदर, क्योंकि इसके पास जा ऑक्सीजन का परमाणु है, वो उसे ले रहा है कि मेरे को दे दो। तो स्वतः ही इसका तो हो गया ऑक्सीकरण, लेकिन उसका क्या हो रहा है? उसका हो गया अपचयन। अपचयन किसने करवाया? हाइड्रोजन ने करवाया, उसकी सहायता दी। तो इस प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। दैनिक जीवन में अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का क्या क्या प्रभाव है वो देखते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होना, और ये संयोग होने के बाद में दैनिक जीवन में खाने वाले पदार्थ हैं, धातु हैं,
उनमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या नुकसान होता है, वो देखते हैं। शुरुआती पॉइंट है संसारण। ये एक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। संसारण किसमें पाया जाता है? अधिकतर ये धातुओं में पाया जाता है। यदि धातु में संसरण हो जाएगा तो धातु में नुकसान होता है या नहीं होता है? नुकसान होता है। धातु का निरंतर क्षय या इसकी मात्रा में कमी आ जाती है, मात्रा में कमी आ जाती है। संसरण किसे कहते हैं? क्या परिभाषा बनती है या किस घटना को हम संसरण कहते हैं? कि वायुमंडल में उपस्थित मुख्य रूप से ऑक्सीजन या जल, अम्ल या कोई दूसरी गैसें का धातु से, किनसे क्रिया? धातु से या धातु के साथ क्रिया करके धातु का संसारित करते हैं या संसारित हो जाता है। इस प्रकार की घटनाओं को हम संसारण कहते हैं। देखते हैं संसारण का एक दो उदाहरण। संसरण का एक उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। लोहा यहाँ पर धातु है। अभी हमने देखा कि संसरण की अभिक्रिया है वो धातुओं में होती है। तो कैसे होती है वो देखते हैं। लोहे पर जंग लगने के लिए 3 कारकों की आवश्यकता होती है। 3 कारकों की आवश्यकता होती है और वो कौन कौन से हैं? एक, लोहा होना चाहिए। दूसरा, वाष्प के रूप में जल होना चाहिए, भाप के रूप में। तीसरा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। जब ये तीनों कारक उपस्थित होंगे तो ही लोहे पर जंग लगेगा। अब कैसे लगता है वो देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे माना कि ये लोहा है, ये एक लोहा है। ये कोई लोहा की पट्टी है, ऐसा मान लो। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के रूप में होती है, वो लोहे से संयोग करेगी। ये लोहा धातु है। साथ में वायुमंडल में उपस्थित H2O और कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था, मतलब भाप, जल की भाप। 1 नंबर जल की भाप, 2 नंबर ऑक्सीजन गैस और 3 नंबर लोहा, आयरन। ये तीनों मिलकर के धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। धातु ऑक्साइड का मतलब है इसी लोहे के ऊपर भूरे रंग की एक परत बनाता है, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? जंग लगना। कि आयरन, जल और ऑक्सीजन मिलकर के फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसी को हम बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, ये जंग है लोहे का। तो किसके चारों ओर लगा है? लोहे के चारों ओर। जंग में क्या क्या उपस्थित है? आपको पता है कि जंग में फेरिक धातु, लोहे की मात्रा भी है, ऑक्सीजन की मात्रा भी है और जल की मात्रा है। ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा जो जंग बना है वो लोहे से अलग है। लोहे में केवल Fe है, आयरन है, लेकिन जो जंग लगा है उसमें आयरन, ऑक्सीजन और जल है। इसका संगठन अलग है, लोहे का संगठन अलग है। 1 नंबर बात तो ये हो गई कि लोहे से जो जंग बनता है वो जंग लोहे से अलग होता है। 2 नंबर बात, जब किसी धातु या लोहे पर जंग लगता है तो इससे लोहे का भार बढ़ जाता है, क्योंकि लोहे के परमाणु के अतिरिक्त इसमें किसका संयोग हो गया? जल का भी संयोग हो गया और ऑक्सीजन का भी संयोग हो गया। तो स्वतः इसका भार बढ़ जाएगा।
3 नंबर बात, जब ये प्रक्रिया होती है तो निरंतर जंग का निर्माण होता रहेगा और जंग यहाँ से टूट करके अलग हो जाएगा, इसका अपघटित भी होता जाएगा। तो धीरे धीरे ये लोहे को समाप्त कर देता है। इस अभिक्रिया में धातुओं का अपक्षय होता है, हानि होती, इसकी मात्रा निरंतर घटती जाती है। तो धातुओं पर संसरण क्या है, कैसे होता है, एक हमने बहुत ही अच्छा उदाहरण लिया, लोहे पर जंग लगना। इसकी रासायनिक अभिक्रिया ये है, कौन कौन से कारक चाहिए, कैसे ये घटना होती है, किस प्रकार ये भिन्न होता है, ये हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं, एक उदाहरण में आपको और भी देखो, चांदनी पर काली परत होना, काली परत होना। आप देखते हो कि कोई भी चांदनी का आभूषण होता है तो कुछ समय बाद वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके, ये चांदनी, ये वायुमंडल है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन इसे सहयोग करके सतह पर जो इसके परमाणु हैं वो इनसे सहयोग करेंगे। कैसे करेंगे कि सिल्वर के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के सिल्वर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, और यही सिल्वर ऑक्साइड जो चांदी के ओर एक काले रंग की परत बनाता है। चांदी है ऊपर से काली पड़ जाती है। ये उदाहरण धातु पर संसरण का है। चांदी से बना सिल्वर ऑक्साइड अलग है। अब यहाँ पर जो बना ऑक्साइड है वो चांदी से अलग है और चांदी यहाँ पर अलग हो चुकी है, इनका संगठन अलग अलग है। जब हम चांदी को बार बार साफ करते हैं किसी भी पदार्थ से, रासायन से, तो ऊपर वाली परत धीरे धीरे नष्ट होती जाती है और लगातार धातु की मात्रा कम होती जाती है। एक उदाहरण आप और देख सकते हो, जैसे कॉपर है, तांबा है, तांबे के बहुत सारे पात्र होते हैं। तांबा भी ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है और एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है तांबे के बर्तनों के ऊपर। तांबे का लोटा हो, कोई भी हो, आप देखना कि कुछ समय बाद उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है सजते ही। वो जो हरे रंग की परत है वो धातु का संक्षारण है कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन उस तांबे से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो एक हरे रंग के रूप में हमको दिखाई देता है। कॉपर से उसका संगठन अलग हो जाता है और इसी घटना से धीरे धीरे धातु का अपक्षय होता है, मात्रा उनकी घटती जाती है। अब इनका उपचार क्या है, धातु संक्षारण को हम कैसे कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हम उन पर कलर कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। आप देखते हैं कि कोई भी ये जमाना की धातु है, जैसे लोहा है और वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है, जल भी उपस्थित है, इन दोनों से क्रिया करके जंग बनाएगा। तो इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इन पर कलर कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। जैसे ही हमने कलर किया, अब ये लोहा बाहरी वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा। हम संपर्क में नहीं आएगा तो स्वतः ही धातु का संक्षारण नहीं होता है। नेक्स्ट उपचार क्या हो सकता है, चिकनाई या तेल लगाना। किसी भी पदार्थ के चारों ओर हम जब चिकनाई या तेल लगा देते हैं तो ही ऑक्सीजन का सहयोग फिर उन पदार्थों से नहीं होता है, क्योंकि धातु और ऑक्सीजन के बीच में एक परत बन जाती है जो इनकी रक्षा करती है। आपने घर पर देखा होगा कि अचार बनाते हैं हम, और जब हम अचार बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा हम तेल डालते हैं ऊपर से। यहाँ पर ये कोई भी अचार का भाग है,
आचार के ऊपर तक तेल डाला हुआ रहता है। तेल इन खाने वाले पदार्थों की रक्षा करता है, परिरक्षण, परिरक्षण, चारों ओर रक्षा करना। तो उसी तरह धातु में भी चाहे चिकनाई लगाना, चाहे पेंटिंग करना, या फिर गैल्वेनाइजेशन द्वारा आवरण करना, इन पर, लोहे पर किसकी परत चढ़ाना, जिंक या जस्ते धातु की परत चढ़ाना विद्युत धारा की उपस्थिति में। जैसे लोहा है, इस प्रक्रिया के द्वारा लोहे के चारों ओर जिंक का लेपन कर देते हैं। जिंक एक अधिक क्रियाशील धातु है, तो इसका लेपन करने के बाद में कोई दूसरा धातु या पदार्थ इसे सहयोग नहीं करता है। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस भी अब लोहे के संपर्क में नहीं आती है, परिणाम स्वरूप धातु संक्षारण से बच जाते हैं। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव में दूसरा बिंदु आता है विकृति गंधिता। विकृति का मतलब है उसके संगठन में बदलाव होना। ये घटना किसमें होती है? ये केवल खाने वाले पदार्थों में होती है। कौन कौन से? वसा मतलब तेलीय, तेल युक्त खाद्य पदार्थों का किनसे सहयोग होगा? ऑक्सीजन से सहयोग होगा। जब उन पदार्थों को हम खुला रखते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे? ऑक्सीकरण, उनका उच्चयन हो जाएगा। पीछे हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जब ऐसी अभिक्रिया जो ऑक्सीजन का सहयोग कर लेती है, तो यहाँ पर खाने वाले पदार्थों के साथ किसका सहयोग हो रहा है? ऑक्सीजन का। तो क्या हो गया उनका? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होते ही उन खाने वाले पदार्थों का स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है। संगठन चेंज होएगा तो गंध व स्वाद में भी परिवर्तन हो जाएगा। अब इनको आप कैसे बचा सकते हैं? कौन कौन से उपाय हैं? प्रति ऑक्सीकारक या एंटीऑक्साइड का उपयोग करना, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ऐसे रसायन होते हैं जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को निरस्त कर देते हैं, उनके प्रभाव को कम कर देते हैं। या फिर वायुरोधी बर्तनों का उपयोग करना। वायुरोधी का मतलब है वहां पर कोई किसी प्रकार की गैस उपस्थित है ही नहीं। आप देखते हो कि कुछ पैकिंग ऐसे आते हैं जिनके अंदर कोई भी किसी प्रकार के अंदर गैस होती नहीं है, बिल्कुल वो चिपका हुआ पैक आता है। वो इसलिए आता है कि जो हमने खाने वाला या खाद्य पदार्थ डाला है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहे। यदि ऑक्सीजन की मात्रा होगी तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण होते हैं तो उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब वो खराब हो जाएगा। ऑक्सीजन गैसों के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करना। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक प्रकार की अक्रिय गैस है। ये किसी भी खाने वाले पदार्थ या खाद्य पदार्थ से क्रिया नहीं करती है। हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन सभी पदार्थों से क्रिया करती है और उस पदार्थ क्या कर देता है? उस पदार्थ की ऑक्सीकरण कर देता है, ऑक्सीकरण करना। लेकिन नाइट्रोजन गैस किसी भी पदार्थ के साथ में क्रिया नहीं करती है, क्योंकि नाइट्रोजन में उपस्थित दो परमाणु के बीच में 3 बंध उपस्थित होते हैं जो प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं, नहीं ये टूटते हैं, नहीं कोई दूसरे परमाणु से सहयोग करते हैं। तो आप देखते हो कि कुरकुरे या और भी जो चिप्स हैं उसमें जो गैस भरी रहती है वो नाइट्रोजन ही गैस ही भरी होती है, क्योंकि उसमें जो खाने वाले पदार्थ हैं उनका ऑक्सीकरण न हो। यदि उनके अंदर ऑक्सीजन गैस रह जाएगी तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, वो खराब हो जाएंगी। उनसे बचने के लिए हम उनमें कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। खाद्य पदार्थों का परशीतन, उसको हम फ्रिज में रख देते हैं तो कुछ समय तक वो खराब नहीं होती है, ऑक्सीजन से सहयोग नहीं होती है। तो साथियों, हमने इस प्रकार
इसी वीडियो के अंदर हमने अनेक प्रकार की अभिक्रियाओं की परिभाषा देखी, उदाहरण देखे। नमस्कार।